हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन लगेगा थोड़ा सा वक्त। चलिए, तो यहाँ पर हम आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं कि मैंने अपनी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस है वो सभी बहुत ही अच्छे से करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी वीडियो है प्लीज जाके उन सभी को एक बार जरूर देखिएगा। अगर मेरे साथ नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में हम कर रहे हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। ठीक है, स्टेप ऑफ रिसर्च को हम कर रहे हैं जिसमें हमने काफी सारे स्टेप को डिटेल वाइज पढ़ा है और आज हम एक नए स्टेप के साथ अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। और हमने डेटा कलेक्शन को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा एनालिसिस को। ठीक है, डेटा एनालिसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो आपका जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट डे चलेगा। आज हम अपने स्टेप को डेटा एनालिसिस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलिए, ये है स्टेप नंबर 9, डेटा एनालिसिस। हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया था, किससे? सैंपल से। सैंपल से हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया था। अब हमने जिस डेटा का कलेक्शन किया है उसे हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, डेटा एनालाइज क्यों करते हैं? किसी भी डेटा को आप एनालाइज क्यों करोगे? एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को देखने के लिए डेटा को एनालाइज किया जाता है। डेटा एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर डेटा एनालाइज नहीं होगा तो आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्टिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो डेटा एनालाइज सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम डेटा को कलेक्शन करते हैं और फिर उसका क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। लेकिन डेटा एनालाइज करने के लिए भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सपोज दैट ये एक सैंपल था, इसमें से हमने कुछ डेटा ले लिया। ठीक है, डेटा को कलेक्ट कर लिया। अब ये कलेक्ट किया हुआ डेटा को हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। ठीक है, हमने डेटा को कलेक्ट किया, एक ही डेटा थोड़ी था, बहुत सारे डेटा को हमने, मान लो इस मंथ में हमने ये डेटा लिया, फिर हमने, या फिर इस आज हमने ये डेटा लिया, कल हमने इसको लिया था, परसों हमने इसको लिया था, फिर हमने इसको लिया था। हमने अलग अलग डेटा को लिया। ठीक है, अब ये जो हमारा डेटा कलेक्शन हुआ, हम इसको एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि कितनी बार सेम चीज रिपीट हो रही है। मान लीजिए हमने ये डेटा लिया और इसमें से कुछ हमने इंटरप्रेट किया। ठीक है, कुछ को हमने दिखाया। अब इसमें अगर डिफरेंट आ जाए तो मतलब ये दोनों रिपीट नहीं हो रहा। आज हमने जो भी डेटा को लिया था, कल के डेटा से क्या हो गया? वो डिफर हो गया। हमें क्या करना है? हमें देखना है कि कितनी बार सेम चीज रिपीट हो रही है। जब सेम चीज रिपीट होगी तभी वो रिजल्ट की तरफ इंडिकेट करेगी। अगर सेम चीज रिपीट नहीं हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हमने देखा कि ये सेम चीज नहीं है, लेकिन इसको हमने देखा कि ये सेम है, ये सेम है, और इसको हमने देखा कि ये भी सेम है। यानी कि ये 3 बार क्या हो गया? 3 बार आपका फ्रीक्वेंसी आया।
3 बार आपका सेम चीज आया लेकिन एक बार नहीं आया, तो जितनी बार जितनी ज्यादा होगी रिजल्ट उतनी एक्यूरेट होगी। तो फ्रीक्वेंसी टेक्निक का यूज हम इसलिए करते हैं, ये देखने के लिए कि हम जो डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही है। ये देखने के लिए हम अपने रिजल्ट को एक्यूरेट तरीके से जानने के लिए फ्रीक्वेंसी टेक्निक का यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। परसेंटेज टेक्निक। अब परसेंटेज क्या है? सपोज दैट ये एक सैंपल था, इसमें से हमने डेटा लिया, ठीक है। अब मान लो इसमें से हमने डेटा तो लिया पर इसका मान लो हमने लिया 20%, मतलब पूरे इंटायर का हमने कितना लिया? 20% लिया। अब ये 20% डेटा, ये 20% डेटा जो है वो क्या करती है, इस पूरे सैंपल को क्या करेगी? रिप्रेजेंट करेगी। अगर इस डेटा में मान के चलो 80% जो चीज है वो एक्यूरेट है, तो इसका मतलब ये जो सैंपल में 80% चीज एक्यूरेट होगा, ठीक है। सॉरी, तो हमने परसेंटेज का यूज करके भी हमने यही देखा कि कितना परसेंट हम ले रहे हैं, कितना परसेंट हमारा एक्यूरेट हो रहा है, जो पूरे के पूरे सैंपल को भी क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारा रिजल्ट एक्यूरेट होने का चांसेस वो करेगा। चलिए, तो पॉइंट नंबर 2 भी आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में हम बात करते हैं मीन की। मीन क्या होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा मीन मीडियन मोड, ठीक है। मीन मीडियन मोड, मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, किसी भी चीज का एवरेज निकालना, ठीक है। मान लो एक डेटा को हमने आज कलेक्ट किया, एक को हमने कल किया, एक को हमने परसों किया, फिर नेक्स्ट डे किया, फिर नेक्स्ट डे किया। इस तरह से हमने बहुत सारे डेटा को क्या किया? कलेक्ट किया। अब हमें इस डेटा का एवरेज जानना है कि हम कि हर डेट को कुछ ना कुछ वैरी कर रही है, तो एक एवरेज क्या हो सकता है इसका? तो हम क्या करेंगे? इस पांचों का एक क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकलता है आप सभी को पता होगा, सबको प्लस करना है और नंबर ऑफ जितने भी टोटल से उसे डिवाइड करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा एवरेज निकलता है। तो इससे हम ये देखेंगे कि हमारा जो अलग अलग डेट का जो डेटा था उसका एक एवरेज डेटा कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज इनकम निकाल सकते हैं, एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं, एवरेज सैलरी निकाल सकते हैं, कुछ भी चीज हम एवरेज निकाल सकते हैं। और ये एवरेज निकाल करके भी हम क्या करेंगे? डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन से हम क्या करेंगे? एवरेज निकालेंगे। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या करता है? किसी भी चीज को इक्वल पार्ट में वो क्या करता है? डिवाइड करता है, ठीक है। किसी भी चीज को, सपोज दैट ये एक डेटा है, इसको क्या करेगा मीडियन? इक्वल पार्ट में डिवाइड करके देखेगा कि इधर जो है वो इधर भी है या नहीं है, ठीक है। और जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो दोनों तरफ तो सेम ही आएगा, तो रिजल्ट भी एक्यूरेट होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया मीडियन। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हमारा आएगा मोड। मोड का मतलब क्या होता है? कोई चीज कितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही है, और जितनी ज्यादा बार रिपीट होगी रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। मैंने आपको यहां पर भी बताया था, ये 3 बार रिपीट हुई और ये नहीं रिपीट हुई, तो जब ये 3 बार रिपीट हुई तो यानी कि ये मोड है। और जितनी बार ज्यादा रिपीट होगी रिजल्ट उतना ज्यादा क्या होगा? एक्यूरेट आएगा, ठीक है। एक हमारा होता है, पॉइंट नंबर 6 की बात करें, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है जो एवरेज होता है उससे जो एक्चुअल नंबर सब जो है वो कितना डेविएट हो रहा है। सपोज दैट मैंने इसका एवरेज निकाल लिया, मान लो या फिर किसी का भी एवरेज निकालना, मान लो 10 आ गया, ठीक है। और पहले से मेरे पास नंबर है 5 4 8 10 12। अब मैं देखूंगी कि इससे ये कितना डेविएट कर रहा है, 5। इससे कितना कर रहा है, 6। इससे कितना कर रहा है, 2। इससे कितना कर रहा है, 0। इससे कितना कर रहा है, 2। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे? डेविएशन। और इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये भी हमारा डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की।
कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या करता है, किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ठीक है। किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में वो क्या करता है, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। को रिलेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को क्या कर रहा है, वो मेंटेन कर रहा है या स्टैब्लिश कर रहा है। अब कौन से दो वेरिएबल्स होंगे, हमने पहले पढ़ा था, एक होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हम ये देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव। अगर एक वेरिएबल्स के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कोरिलेशन। और बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, तो एक हमारा होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि इसमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करना होता है, बल्कि यहाँ पर ऑलरेडी होता है। दो वेरिएबल्स है, एक दो, इसमें ऑलरेडी रिलेशन है, ठीक है। इसमें हमें मेंटेन नहीं करना पड़ता है, इसमें ऑलरेडी रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक में चेंज अगर हम करते हैं तो दूसरे में क्या चेंजेस आता है, यहाँ पर हम ये चीजों को देखते हैं। और जिन्होंने भी, जो आज नए मेरे साथ जुड़े हैं, हो सकते हो कि उनको आज का क्लास समझ नहीं भी आ सकता है। आपको रिसर्च तभी समझ आएगा जब आप रिसर्च को पूरे लेक्चर नंबर 1 से देखोगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप कोई भी क्लास बीच में ज्वाइन करोगे तो आपको वो क्लास समझ आ सकता है, पर रिसर्च एप्टीट्यूड ऐसा नहीं है। रिसर्च एप्टीट्यूड में सीक्वेंस बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से कोई चीज़ को नहीं करोगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जो भी नए जुड़े हैं, प्लीज़ रिसर्च एप्टीट्यूड को लेक्चर नंबर 1 से आप जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा एनालिसिस, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया है। कल हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, किस तरह से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। जब हमारा वो भी हो जाएगा तो हमारा स्टेप नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा और दो स्टेप, स्टेप नंबर 10 और 11, जो कि एक एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसे नोट कर लें।